आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं क्लास 8 के लिए यहाँ पर विषय गणित होगा। और गणित के अंदर हम देखेंगे अध्याय फर्स्ट, जो कि है परिमेय संख्याओं से संबंधित। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आज जो प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 है, इसी हम देखेंगे और इसको पूरा सॉल्व इसमें हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप ये देख सकते हैं कि क्या आप परिमेय संख्याओं जो रैशनल नंबर होते हैं इनको आप जानते हैं। तो यदि आप नहीं जानते हैं तो फिर भी मैं यहाँ आपको एक छोटे से परिभाषा के रूप में इसको बता देता हूँ, ताकि आप समझ पाएं कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या हम किन्हें कहते हैं। तो परिमेय संख्याएं कुछ ऐसी संख्याएं होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q का रूप का मतलब यहाँ पर होता है कि जैसे कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, वो इस प्रकार से लिखा जाए जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 4/6 है ना, या 4/7 लिखा। तो आप इसे P समझ लीजिएगा, इसे 7 समझ लीजिए। कहने का मतलब एक सरल शब्दों में कहा जाए तो इस प्रकार से जब हम संख्याओं को व्यक्त करते हैं तो वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। अब यहाँ पर जो P और Q हैं ये दोनों हमारे पूर्णांक होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि Q जैसे यो नीचे लिखा है हर के रूप में, तो वो Q जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो इस प्रकार से अब चाहे वो नंबर यहाँ पर जैसे कि माइनस में हो, -2/3 हो या 6/7 हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये सभी परिमेय संख्याएं कहलाती है। चलिए अब आते हैं हम हमारी मेन एक्सरसाइज प्रश्नावली पर 1.1 पर। देखिए यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें मिल रहा है कि उचित गुणधर्मों का उपयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर आपको दो क्वेश्चन इसमें देखने को मिल रहे हैं, पहला और दूसरा। देखिए अब किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको इस नियम की जानकारी इसमें होना चाहिए, बोर्ड मास के नियम की, है ना। अब इसमें यदि आप नहीं जानते हैं तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा उसके संकेत लिख दिए हैं। जैसे बोर्ड मास जो होता है उसी रूल को हमें अप्लाई करना होता है इस प्रकार के सवाल, जहाँ पर एक से ज़्यादा प्लस माइनस और गुणा भाग सभी के चिन्ह शामिल होते हैं, ब्रैकेट होते हैं। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमें इस नियम की जानकारी होना ज़रूरी होती है। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे संख्याएं माइनस में भी है, परिमेय संख्याएं हैं सभी, और यहाँ पर प्लस भी है, गुणा भी है। तो आप पहले किसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके सवाल के अंदर कोई ब्रैकेट है तो B से बन जाता है ब्रैकेट। तो आपको ब्रैकेट जो है बड़े छोटे कोई से भी हो, पहले आपको उसे हल करना है। इसी के साथ में जब सवाल के अंदर कभी ये दिया हो रहता है कि आपको जैसे यहाँ पर का लिखा है या ऑर्डर ऑफ लिखा है, तो उस स्थिति में आप उसे सॉल्व करेंगे दूसरे नंबर पर। और उसके बाद में आप डिवीज़न यानी कि D से मतलब यहाँ पर होगा भाग, तो भाग वाले को हल करेंगे। और फिर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा वाली संख्या है उसको हल करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर जो हमारा जोड़ होगा प्लस वाला होगा उसे हम एडिशन को सॉल्व करेंगे। और इसके लास्ट में हम देखेंगे जो सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस वाली संख्याएं होगी, उसे सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि इस क्रम में आपको इन्हें हल करना है। तो चलिए अब हम हमारे मेन सवाल को जो है उसे हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे। देखिए चलिए इसे हटाते हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, हम पहले वाले को हल कर रहे हैं इसे। अब इसे हम वही बोर्ड मास का जो नियम होगा उससे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है, फिर कोई डिवीज़न भी नहीं है, ऑफ का भी नहीं है। तो यहाँ सीधे सीधे हमारे सामने ये संख्याएं हैं दोनों, और इन दोनों के बीच में गुणा है, फिर ये संख्याएं इन दोनों के बीच में गुणा है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमारे सामने भाग नहीं है, ब्रैकेट नहीं है,
तो हमें सिंपल क्या करना है, पहले इन गुणा वाले को सोल्व कर लेना है, इन नंबर को सोल्व कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले जब इसे सोल्व करेंगे तो जैसे यहाँ पर -2/3 है गुणित 3/5 है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा कर दीजिए, नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा कर दीजिए। और कोई ऐसी संख्या होती जिससे आप इसे काट सकते हैं तो आप उससे बिल्कुल काट सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें ऊपर 3 लिखा है और इस 3 से इधर का 3 भी हम काट सकते हैं, क्योंकि गुणा है और गुणा में वो संख्या ऊपर वाले से हम नीचे, चाहे वो लेफ्ट साइड या राइट साइड किधर भी होती हो, उसे हम क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इस 3 से इस 3 को काट दिया। अब यहाँ हमारे पास ऊपर कितना बच रहा है, 2, और नीचे कितना बच रहा है, 5। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2/5, है ना। और फिर हम जैसे कि ये प्लस लिख देते हैं, और प्लस में जो संख्या हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं उसे ऐसा का ऐसा लिख देते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम आते हैं आगे और यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने 3 का गुणा 1 में करना है, 5 का 6 में करना है, और पहले हम देख लेते हैं कि यदि कोई नंबर ऐसा है जो एक दूसरे को क्रॉस कर सकता है, काट सकता है, तो उससे हम उसको काट देंगे। तो जैसे 3 है तो 3 से हम 6 को काट सकते हैं, चाहे वो 6 इधर लिखा हो चाहे इस 5 की जगह पर होता। तो 3 से हमने 6 को क्रॉस किया, कितनी बार किया, 2 बार, है ना। तो 3 दूनी कितना हो जाता है, यहाँ पर 3 तो कट चुका है, अब ऊपर क्या बच रहा है, 1। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 और नीचे 5 दूनी 10, तो ये हो गया 10, है ना। चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे कि अब हमने जो गुणा था वो तो खत्म कर दिया। अब हमारे सामने प्लस माइनस ये संख्या है, परिमेय संख्याओं के रूप में है। अब यहाँ पर इसे हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनका एलसीएम लेना होगा। और एलसीएम जो हम लेते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो तीनों पद हैं यहाँ पर, इन तीनों के नीचे हर के रूप में जो संख्याएं हैं उनमें से या फिर हमें कोई और अन्य संख्या ऐसी चुननी होती है जिससे इन तीनों संख्याएं, जैसे 5 है, 2 है और 10 है, इनका पूरा पूरा भाग उसमें चला जाए। तो जैसे यहाँ पर यदि हम इसका जो एलसीएम है वो 10 लेते हैं तो 5 से क्या होता है, भाग चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 10 से भी चला जाएगा। यदि 2 संख्या उस जा रहा है, तीसरे से नहीं है, तो हम कोई और संख्या चुनेंगे इनको छोड़ करके। पर पहले हमें इन तीनों में से देख लेना है कि यदि इससे कोई नंबर है तो उसे चुन ली जाए, और नहीं तो उससे ऊपर बढ़ा जाए। चलिए अब हमने एलसीएम लिया यहाँ पर 10। अब इस 5 से हम क्या करेंगे, जैसे 2/5 है तो इस 5 से हम इसमें भाग लगाते हैं 10 में, और भाग लगाते हैं तो कितना आता है, 2 आता है, 5 दूनी 10, और उस 2 का गुणा हम इस 5 के ऊपर जो संख्या है उसमें करते हैं। तो जैसे यहाँ पर संख्या है -2 और इसमें हम गुणा करेंगे 2 का। अब ये 2 कहाँ से आया, समझ गए आप, 5 से आपने 10 को भाग लगाया है और जो 2 आया है उसका आपने इसमें गुणा किया है। अब यहाँ पर आगे है प्लस, तो ये प्लस लगा देते हैं। फिर सेम यही करेंगे, 5/2 है, 2 से हम भाग लगाएंगे 10 को, 5 आएगा, 5 का गुणा हम उस 5 में ऊपर जो लिखा है उसमें करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ 10 का भाग 10 पे लगाएंगे, 1 आएगा, और 1 का गुणा हम 1 में कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा बन जाता है -4 + 25 और ये -1 और बटे में हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पर -4 और -1 ये दोनों माइनस के नंबर हैं, तो ये क्या करेंगे, ये दोनों माइनस के नंबर जुड़ जाएंगे पर चिन्ह माइनस का हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम 25 और -5 कर देते हैं। देखिए 5 कैसे हुआ, -4 और -1 को जोड़ा है तो ये हो गया 5। अब बटे में करेंगे यहाँ पर 10। अब 25 से हम 5 को घटाते हैं तो ये हो जाता है 20 और बटे 10। अब 10 से हम इसे काट सकते हैं, 10 दूनी 20, तो बराबर हमारा उत्तर आ जाता है 2। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाता है इसमें 2। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम दूसरे सवाल की। चलिए दूसरे को थोड़ा सा हल करते हैं। ये 2 इसी का है, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए इसे हम साफ ही कर देते हैं, फिर करते हैं। अब हमें दूसरे सवाल को हल करना है जिसमें यहाँ पर ब्रैकेट भी दिया हुआ है
इसी के साथ साथ माइनस प्लस और इसमें भी भाग जो है वो नहीं है। अब इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो ब्रैकेट है उसे हटाएंगे। तो ब्रैकेट यहाँ पर हमें दिया है इस संख्या के अंदर, है ना। तो इसे हटाते हैं, फिर उसके बाद हम गुणा वाले को हल करेंगे, फिर उसके बाद में हम प्लस वाले को और बाद में माइनस वाले को। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि 2/5 है, तो मैं यहाँ पर फिर से सवाल को लिख लेता हूँ। 2/5 गुणित -3/7, है ना, ये हो गया। और -1/6 गुणित 3/2 प्लस 1/14 और गुणित 2/5। अब देखिए आप ब्रैकेट को तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा हम क्या करते हैं कि इसका गुणा इसमें कर देते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिससे हम एक ऊपर वाले से नीचे वाले को काट सकें। तो यहाँ इसका गुणा इसमें कर देते हैं, इसका इसमें कर देते हैं। अब देखिए जो 3 है ये माइनस का है, तो यहाँ पर 3 का 2 में गुणा करेंगे 6, तो ये 6 भी कैसा होगा, माइनस का। और नीचे कितना हो जाएगा, 5 7 35, तो ये हो गया 35। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिएगा इतने पद में, तो यहाँ आप 3 से 6 को काट सकते हैं, कितना हो जाएगा 2, तो ये 1 ऊपर बच रहा है, तो 1/4। फिर बढ़ते हैं आगे, देखिए फिर यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे, ये हमने लिख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 से 14 को काट सकते हैं, ये 7, फिर ये 1 कितना हो गया, नीचे 7 और 5 का गुणा कर देंगे, तो 1/35, है ना। अब यहाँ पर हमारे सामने जो नंबर है वो है इस प्रकार से, -6/35 -1/4 प्लस 1/35। अब यहाँ पर इनका हमें एलसीएम लेना है। तो देखिए एलसीएम हमें ऐसी संख्या को चुनना होता है जिनसे कि जो नीचे के तीनों हर हैं, 1 2 तीनों, इन तीनों का उसमें पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। और यदि वो इन तीनों में से कोई संख्या है तो उसे ले लेते हैं, और नहीं है तो फिर हम किसी और संख्या को ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में इन तीनों में से यदि हम 35 को लेते हैं तो उसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, तो 35 से ऊपर संख्या चलेंगे। 35 से बड़ी संख्या जैसे 70 है तो 70 को ले सकते हैं, है ना, पर 70 में भी फिर 4 का भाग नहीं जाएगा। फिर और ऊपर चलते हैं, तो ऐसी हम संख्याओं को थोड़ा ढूंढते हैं, और जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हमें फटाफट समझ में आ जाता है कि वो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम संख्या लेते हैं 140। अब देखिए 140 में आप 35 का भाग लगा सकते हैं कि नहीं, 35 दूनी होता 70, और 70 का डबल करते हैं 140, तो 35 से ही 70 बन रहा है, तो 140 में भी 35 का भाग चला जाएगा। और जैसे आपने 35 को कितनी बार जोड़गा या कितनी बार गुणा करते हैं कि 140 आए, तो 4 बार, तो निश्चित 4 का भी भाग चला जाएगा। चलिए अब ये हमारे लिए एलसीएम नंबर हो गया। अब इसमें हम भाग लगाते हैं इस 35 का 140 में, कितना आएगा, तो 35 दूनी 70 होता है और 70 दूनी 140, तो 35 चुकू 140 हो जाता है। और वो जो 4 आएगा उस 4 का हम इस 6 में गुणा कर देंगे। तो जैसे कि ये 6 गुणित मैंने 4 लिखा, समझ गए आपको ये 4 कहाँ से आ रहा है। और वैसे इसे लिखा नहीं जाता, जब बार बार आप सीख जाते हैं तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, पर जैसे किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। 4 से हम 140 को भाग लगाएंगे, और 4 से जब 140 को भाग लगाएंगे तो हमें मिलेगा 35, और 35 का गुणा हम यहाँ पर 1 में कर देंगे। फिर यहाँ पर 35 से 140 को भाग लगाएंगे, कितना आएगा, तो यहाँ पर भी हमें प्राप्त हो जाता है 4, और उस 4 का हम 1 में गुणा करेंगे, तो ये 1 गुणित 4 लिख दिया। चलिए अब यहाँ पर हमने जैसे 6 चुकू 24, तो ये हो जाता है -24 और -35 और +4, है ना। तो इस प्रकार से हम इसे लिख देते हैं, और यहाँ पर हो जाता है 140। अब यहाँ पर हमें दोनों नंबर जो है 24 और 35 ये दोनों माइनस के हैं, तो इन्हें हम जोड़ लेते हैं। तो इनको जब जोड़ते हैं
तो हमारे लिए जैसे कि 5 और 4 9, तो ये 9 और 3 और 2 5, तो ये -59 और प्लस 4 बटे 140 है ना। अब 59 से जब हम 4 को घटा देते हैं तो उस स्थिति में हमारे सामने उत्तर आ जाता है 55 -55 बटे 140। अब देखिए इन्हें आप यदि किसी संख्या से क्रॉस कर सकते हैं तो आप बिल्कुल इसे कर सकते हैं, छोटे रूप में ला सकते हैं, और नहीं कर सकते तो यहाँ तक भी आपका उत्तर होता है। तो यहाँ से हम 5 से इसको क्रॉस करते हैं तो देखिए 5 से हम इसे 11 बार काट सकते हैं और 5 से हम 140 को काटते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 8 40। तो यहाँ पर हमें उत्तर निकल के आता है -11 बटे 28 है ना। ये हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। और जब संख्या नहीं कटती तो आप वहीं तक भी उसे रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से प्रत्येक की योज्य प्रतिलोम लिखिए। अब देखिए दोनों क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से हमारे बड़े थे, पर यहाँ पर अब हमें देखना है योज्य प्रतिलोम को। तो ये बहुत ही सरल से क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए कि योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। तो चलिए इसे हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे 2/8 का योज्य प्रतिलोम। अब 2/8 का जो योज्य प्रतिलोम होता है तो मैं यहीं पर लिख लेता हूँ 2/8 का योज्य प्रतिलोम है ना। अब आपको ये समझना है कि योज्य प्रतिलोम जो संख्या होती है वो क्या होती है। चलिए इसे लिख लेते हैं और फिर से समझते हैं। तो देखिए इसका जो योज्य प्रतिलोम होता है वो होता है -2/8। अब आप यहाँ पर देखिएगा 2/8 और यहाँ पर भी 2/8 लिखा है, दोनों में अंतर किस बात का है। तो यहाँ पर अंतर सिर्फ है ये संख्या धनात्मक है और ये संख्या ऋणात्मक है। तो देखिए धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम जो होता है वो ऋणात्मक हो जाता है, बाकी नंबर वैसा का वैसे रहता है। अब देखिए जैसे हम उदाहरण के लिए 5 लेते हैं। अब 5 का योज्य प्रतिलोम यदि देखें तो इसका जो योज्य प्रतिलोम होता है वो हुआ करता है -5। तो योज्य प्रतिलोम ऐसी संख्या होती है कि जब आप उन दोनों को जोड़ते हैं तो उस स्थिति में आपको उत्तर 0 मिलना चाहिए। तो जैसे 5 में से हम 5 घटाएंगे, अब आप जोड़ेंगे तो भी यहाँ पर क्या होगा 0 ही होगा। तो इस प्रकार से योज्य प्रतिलोम वो संख्या होती है कि हमें उत्तर वहाँ पर क्या मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर आप किसी और संख्या को, जैसे हमने 2/8 को लिया तो इसका योज्य प्रतिलोम हमने -2/8 लिखा, क्या इसे जोड़ने पर हमें 0 प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमने 2/8 लिखा और यहाँ पर प्लस करेंगे और ये -2/8 लिख दिया। चलिए ये लिख दिया। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा 8 होगा, और यहाँ पर 2 और फिर ये प्लस और ये -2। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 -2/8, 2 में 2 घटाएंगे कितना 0 और बटे 8। अब 0 में हम 8 का भाग देंगे तो कितना होगा 0। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो योज्य प्रतिलोम हुआ करते हैं वो संख्याओं को जोड़ने पर हमें जो उत्तर है वो कितना मिलना चाहिए, उसके अंदर हमें 0 मिलना चाहिए। तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये संख्या इसका योज्य प्रतिलोम होती है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरे सवाल को हल करके, और दूसरे सवाल के अंदर हमें दिया है यहाँ पर -5/9। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है -5/9। तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा आप सीख ही गए हैं। तो इसका योज्य प्रतिलोम जो होगा वो हो जाता है, जैसे ऋणात्मक संख्या है तो उसे हम बदल देते हैं धनात्मक संख्या में 5/9। अब तीसरे को देखते हैं, जैसे कि -6/5 है तो इसमें भी माइनस है, दोनों माइनस है। अब इसका हमें योज्य प्रतिलोम लिखना है तो यहाँ पर इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा
यहाँ पर -6/5। अब देखिए अभी तो हमने देखा था कि माइनस वाली संख्या को प्लस में बदल देते हैं, प्लस वाले को माइनस में बदल देते हैं, संख्या वैसी की वैसी रहती है। तो इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों संख्याओं में माइनस है। अब देखिए उदाहरण के लिए मैं थोड़ी देर के लिए मैं दोनों संख्या, इस नीचे वाली संख्या के माइनस से इसको काट देता हूँ। तो अब आपकी संख्या जो है वो 6/5 धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो जब दोनों संख्याओं में ऋण है, माइनस लगा है, तो निश्चित हम इस नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को माइनस को काट सकते हैं और संख्या हमारी कैसी बन जाती है, धनात्मक। अब धनात्मक बन गए तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ऋणात्मक। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर बनेगा -6/5, है ना। चलिए अब यहाँ पर अगली संख्या को देखते हैं। तो अगली संख्या यहाँ पर 19/-6 है। चलिए एक संख्या हमारी छूट गई है इसमें, चलिए उसको ऊपर लिख देंगे। अब इसका योज्य प्रतिलोम देखते हैं। तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा यहाँ पर कितना, अब देखिए 19/-6 है, तो फिर इसे धनात्मक संख्या बदल देंगे 19/6 में, तो ये इसका प्रतिलोम हुआ। इसी प्रकार से हम 2/-9 का योज्य प्रतिलोम देखेंगे। तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना होगा, तो इसका योज्य प्रतिलोम जो होता है वो हो जाता है 2/, यहाँ पर -9 है तो इसका हो जाएगा 2/9। और यदि आपको संख्या सिर्फ दे रखी है, मान लीजिए 2/9, तो 2/9 दे रखी है, तो उस स्थिति में 2/9 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाता है -2/9। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप योज्य प्रतिलोम लिखते हैं धनात्मक संख्या का, तो आप जो माइनस चिन्ह है वो ऊपर वाले संख्याओं में लगाएं, है ना। चलिए तो ये थे हमारे इसमें योज्य प्रतिलोम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर तीसरा, और इसमें दिया है पहला x बराबर 11/5, और इसी के साथ में दूसरा दिया है x बराबर यहाँ पर -13/17, और इसके लिए हमें इसे सत्यापित करना है कि -x बराबर x। चलिए पहले को देखते हैं। तो देखिए पहला हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं ये, और इसमें हमें दिया है x बराबर 11/15। अब देखिए ये हमें दे रखा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं दिया है ना। ये हमारी समीकरण 1 हो जाती है। अब इसके लिए हमें सत्यापित क्या करना है, तो इसके लिए हमें ये चीज़ सत्यापित करना है कि -x बराबर x, ये हमें सत्यापित करना है। तो चलिए अब यहाँ पर हम जो हमारे सामने संख्या है, जैसे कि x बराबर 11/15, तो पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर दोनों साइड में माइनस चिन्ह का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दोनों पक्ष में हम ऋण चिन्ह का गुणा कर रहे हैं, का गुणा करने पर। तो देखिए आप गणित के अंदर जो भी कुछ कर रहे हैं, यदि आप दोनों पद में कर रहे हैं तो वो कुछ भी आप कर सकते हैं, किसी भी संख्या किसी भी चिन्ह का गुणा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस x में माइनस का गुणा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा -x, और यहाँ पर 11/15 में करेंगे माइनस का गुणा, तो ये 11/15, ये भी माइनस का हो गया। चलिए अब हम दोनों संख्याओं को यहाँ पर ऋण का गुणा कर दिया। अब यहाँ पर हम फिर से पुनः एक बार और माइनस चिन्ह का गुणा कर देते हैं, है ना। तो फिर से यहाँ पर गुणा करने पर, अब देखिए फिर से आप गुणा करेंगे तो इसमें पहले से ही ऋण लगा हुआ है, तो अब ये क्या हो जाएगा, तो माइनस और ये -x पहले हो चुका था। फिर यहाँ पर उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर माइनस, और इसमें भी माइनस जो है पहले से लगा चुके थे ये। अब देखिए यहाँ तो हम इसे ऐसा ही लिखते रहेंगे जैसे -x, और इसके आगे भी यहाँ पर माइनस है। इस माइनस का हम इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं तो उसमें हो जाता है +11/15, है ना। अब देखिए -x बराबर 11/15, और 11/15 जो है ये हमें समीकरण 1 में देखिएगा, ये इसके बराबर क्या है,
एक्स। तो यहाँ पर इसको हटा करके अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं माइनस एक्स, और इसके आगे भी माइनस लगा है, और बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स। अब ये एक्स कहाँ से आया समझ गया? 11/15 की जगह पर हम इस एक्स को रख सकते हैं जो समीकरण 1 में हमें दे रखा है। तो इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं ये सत्यापित हो चुका है। ये चलिए अब हम दूसरे को हल करते हैं। अब देखिए दूसरे को हल इसी प्रकार से करना है बिल्कुल हमें, और इसमें हमें यहाँ पर दे रखा है x बराबर -13/17। अब इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे? तो चलिए फिर लिख लेते हैं x बराबर -13/17, है ना, ये दे रखा है, यहाँ लिख सकते हैं हम, दिया है। अब देखिए आप जब स्टूडेंट के रूप में यदि क्लास में हैं तो आपको पूरा स्टेप टू स्टेप लिखना होगा, और आप यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप क्या है अपने दिमाग से उसको हल कर लीजिएगा, फटाफट हल कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमें टाइम का अभाव होता है। चलिए तो अब यहाँ पर हमने देखा वही करेंगे जैसे कि माइनस का गुणा किया था, तो फिर यहाँ पर हम दोनों पक्ष के अंदर वही माइनस का गुणा कर देते हैं, इसका गुणा करते हैं। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, ये हो जाता है -x, और माइनस इसमें पहले से लगा हुआ है, और यहाँ पर इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं 13/17, है ना, ये हमने कर दिया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि एक बार तो हम गुणा कर चुके हैं, अब फिर हमने जैसे यहाँ पर किया था पुनः गुणा, क्योंकि हमें x को 2 बार इसमें माइनस लगाना है, तो एक बार फिर से पुनः यहाँ पर हम इसमें माइनस का गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर अब इसमें करेंगे तो ये x पहले से भी माइनस का है, और एक बार और करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस 13 में पहले से लगा हुआ है जो हमें दिया हुआ था, फिर एक बार हम कर चुके हैं और एक बार और करना है। तो अब यहाँ पर हमें थोड़े से एक और बड़े ब्रैकेट का यूज़ करना होगा। तो जैसे ये हमने माइनस का किया और इसमें ये माइनस लगा दिया, और फिर इसमें हम ये छोटा ब्रैकेट लगा लेते हैं -13/17, है ना, और ये हमने बंद कर दिया। अब देखिए जब आप इस ब्रैकेट को अंदर हल करेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस हैं, तो आप ये छोटा ब्रैकेट हटाएंगे तो इस माइनस का इस माइनस में गुणा होगा, और जब ये गुणा होगा ना तो ये संख्या किसकी हो जाएगी? प्लस की। तो उस स्थिति में ये संख्या होगी प्लस की, और जब अभी बड़ा ब्रैकेट हटाएंगे तो फिर इसके आगे माइनस, तो फिर इसका गुणा करेंगे तो फिर ये संख्या किसकी हो जाएगी? माइनस की, है ना। तो यहाँ पर तो हम जो लिख रहे हैं -x बराबर, अब देखिए ये बाहर ब्रैकेट है और इसके अंदर जो संख्या है अब वो किसकी हो चुकी? माइनस माइनस प्लस की। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ उसको ताकि आप समझ पाएँ। ये मैंने ब्रैकेट बड़े के अंदर ही लिख दिया 13/17। अब आप क्या है, जैसे ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये संख्या इस माइनस का फिर इसमें गुणा होगा, तो ये हो जाता है -13/17। मतलब जैसे संख्या थी हमारी वैसी की वैसी संख्या फिर हमें यहाँ पर मिल गई, है ना। चलिए ये माइनस, अब यहाँ पर देखिए -13/17 है, और -13/17 हमें बराबर दिया था किसके? x के। तो फिर यहाँ पर इसे हटा करके इसकी जगह समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं, समीकरण 1 से इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? x। तो जब हम इसके स्थान पर x रखेंगे तो उस स्थिति में देखिए यहाँ कर देता हूं मैं माइनस और -x बराबर -13/17 है, उसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे? x। तो इस x के इस मान के लिए हमने इसको इस प्रकार से सत्यापित कर दिया। तो इस प्रकार से हम इसे सत्यापित कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम से संबंधित। चलिए अब गुणात्मक प्रतिलोम को देखते हैं। देखिए पहली संख्या यहाँ पर है -13। अब -13 का यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा वो हमें लिखना है।
इसी प्रकार से -13/19 है, तीसरी के अंदर 1/5 है, -1/5 गुणित -3/7 है। चलिए क्रम से इनको हल करते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप गुणात्मक प्रतिलोम को समझिएगा कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम ऐसी संख्या होती है कि जिससे हम उस संख्या का गुणा करें तो उत्तर हमें 1 मिलना चाहिए। देखिए योज्य प्रतिलोम में हमें 0 मिलना चाहिए, इसमें हमें 1 मिलना चाहिए। अब उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर 13 है तो पहले वाले को हल करते हैं। जैसे -13 है, ये हमारा पहला सवाल है। तो 13 का यहाँ पर हम गुणनात्मक प्रतिलोम देखते हैं, है ना। तो इसका प्रतिलोम जब लिखेंगे गुणनात्मक प्रतिलोम, तो 13 का यहाँ पर हो जाता है -1/13। अब देखिए ये होने से क्या होगा, क्योंकि जब हम इस -13 के अंदर इसका गुणा करते हैं -1/13 का, तो देखिए इस 13 से ये 13 कट गया, उत्तर कितना मिल गया 1। तो हमें उस संख्या का गुणा करना है जिससे कि हमें उत्तर 1 मिल जाए। अब उसके लिए क्या होता है कि वही संख्या है उसको उसका विपरीत कर दीजिए, उसका व्युत्क्रम कर दीजिए। जैसे संख्या बटे में नहीं है तो आप इसे 1/13 बना दीजिए, और 1/13 होती तो क्या बनाते, फिर 13 बनाते। तो उसका उल्टा करना है, उसका प्रतिलोम हमें करना है। चलिए दूसरे को समझते हैं। अब दूसरे में देखिएगा -13/19 है ना। अब इसका हम गुणनात्मक प्रतिलोम करेंगे तो ये कितना होगा। तो देखिए अब यहाँ पर दोनों संख्या बटे में है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि संख्या माइनस में दे रखी है 13/19, तो इसका विपरीत क्या होगा। तो अब बटे में तो है, अब हम बिना बटे में नहीं कर सकते इसको, तो इसलिए हम ऊपर की संख्या को नीचे और नीचे की संख्या को ऊपर कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 19/13। अब जो संख्या यहाँ पर जैसे माइनस में है तो वैसा का वैसा माइनस आप इसमें लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ऐसे हम हल करके देखते हैं, जैसे -13/19 और इसमें हम गुणा करते हैं 19/-13 का, है ना। तो अब देखिए इससे ये कट जाता है, इससे ये कट जाता है, तो उस स्थिति में कितना उत्तर आ गया, 1 आ गया, है ना। तो ये संख्या इसका क्या हुई, इसका गुणनात्मक प्रतिलोम हुई। इस प्रकार से हम इसे लिखते हैं। चलिए अगले को देखते हैं, तीसरे वाले को। 1/5 1/5 का यहाँ पर जो प्रतिलोम होगा, और प्रतिलोम हम समझ गए कौन सा देख रहे हैं, गुणनात्मक। तो इसका गुणनात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/5 का हो जाता है 5। अब देखिए कैसे, तो 1/5 में हम 5 का गुणा करेंगे तो इस 5 से ये 5 कट जाएगा, कितना उत्तर आ गया, 1। अगला देखते हैं चौथा। देखिए ये आपको करना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ताकि ऐसे होते हैं गुणनात्मक प्रतिलोम, ताकि जिनका हम गुणा करें तो उत्तर हमें 1 प्राप्त हो जाए। चलिए अगले को देखते हैं। अगला यहाँ पर है -5/8 गुणित -3/7। अब देखिए यहाँ पर दो संख्या आ गई हैं, और दो संख्याएं जो हैं ये गुणा में हैं, तो इसे हम क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं पहले। जैसे 5 का आप 3 में गुणा कर दीजिए, 8 का 7 में कर दीजिए, तो ये संख्या क्या बन जाएगी, माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये माइनस प्लस, और 3 15, तो ये 15/56 हो जाएगी। अब आपको प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस नहीं लिखोगे तो भी संख्या प्लस में ही होती है। चलिए अब हमारे सामने संख्या बन गई 15/56। अब 15/56 का हम प्रतिलोम करेंगे, तो गुणनात्मक प्रतिलोम करेंगे, तो इसमें हम यहाँ पर देखिए 56 और /15 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 56/15, क्योंकि इस 56 से आप इसे काटेंगे, इससे इसको काटेंगे, उत्तर आ गया 1। तो यहाँ पर 15/56 का क्या होगा, 56/15 होगा। चलिए अब अगले को देखते हैं, जो चौथा पांचवा है हमारा, -1,
है ना, और -1 गुणित में यहाँ पर है -2/5। ये देखिए, अब इससे पहले क्या करेंगे, हम गुणा कर लेते हैं। तो -1 का -2 में गुणा करेंगे तो +2/5। अब इसका हम जो व्युत्क्रम, या फिर व्युत्क्रम भी बोलते हैं इसको, तो व्युत्क्रम लिख लें या फिर गुणनात्मक प्रतिलोम। तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा, तो इसका हो जाता है 5/2, है ना। तो इसका हो जाएगा ये 5/2। चलिए अगला जो है हमारा पांचवा, जिसे कि पांचवा नहीं, छठा है, -1। अब देखिए -1 का जो गुणनात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा। तो -1 का जैसे हम लिखते हैं तो इसका क्या हो सकता है, यहाँ पर इसका व्युत्क्रम, इसका उल्टा। तो इसका जैसे संख्या बटे में नहीं है, तो अब इसे हमें लिखनी होगी 1/-1। देखिए, अब इस -1 में हम इसका गुणा करते हैं 1/-1 का, तो इस -1 से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, +1। अब यहाँ पर ये तो हमने कर दिया, पर जैसे यहाँ पर हम इसे लिखते हैं 1/-1। अब 1 का 1 में आप भाग देते हैं तो क्या आता है, -1 आता है ना। तो वैसा का वैसे आएगा। तो यहाँ पर -1 के लिए हम लिखेंगे इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, यहाँ पर निम्नलिखित प्रत्येक के गुणन में अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म या गुण का हमें इसमें नाम लिखना है। अब इसमें कौन से गुणधर्म का प्रयोग किया गया है वो हमें बताना है। देखिए पहला है -4/5 गुणित 1। अब देखिए ये एक संख्या है ना, और यहाँ आप देखते हैं तो इसी संख्या को फिर लिखा गया है। पर अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4/5 पहले था, यहाँ 4/5 पीछे है, एक इसमें पीछे था, यहाँ पर एक आगे है, और बराबर इनका जो गुणा कर रहे हैं वो दोनों का बराबर आ रहा है। अब देखिए उदाहरण के लिए जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पर 2 गुणित 3, उत्तर कितना आता है, 6। अब मैं थोड़ी देर के लिए 3 को यहाँ पर आगे लिख देता हूँ, 2 को पीछे लिख देता हूँ, तो भी उत्तर कितना आएगा, 6। तो 2/3 का गुणा करें 6 आता है, 3/2 का 3 गुणित 2 का गुणा करते हैं 6 आता है। दोनों स्थितियों में उत्तर कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। पर इसमें और इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें और इसमें ये आ रहा है कि यहाँ पर क्रम बदल रहे हैं, क्रम का आदान प्रदान विनिमय हो रहा है। तो जब हमारे सामने ऐसा कोई भी हो कि जिसमें सिर्फ संख्या चेंज की गई हो, तो यहाँ -4/5 के स्थान पर 1 आ गया और 1 जो है वो इनके स्थान पर चला गया, तो यहाँ पर क्रम का विनिमय हो रहा है। तो जब क्रम का विनिमय होता है तो वहां पर जो गुणधर्म होता है उसे हम कहते हैं क्रम विनिमयता, है ना। तो ये क्रम विनिमयता का गुणधर्म इसके अंदर है, क्रम विनिमयता का गुणधर्म। चलिए समझ गए। अब बढ़ते हैं अगले की ओर। अब इसका जो सूत्र है या आप एक उदाहरण से याद रख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि संख्याएं कोई भी मान हमारे पास a गुणित b है, तो इसका जो क्रम होता है वो b गुणित a हो जाता है, और वही यहाँ पर हो रहा है, और दोनों में उत्तर जो होता है वो क्या होता है, बराबर ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमारे और भी सवाल हैं, वो अगली स्लाइड में है। देखिए अब यहाँ पर हमें बताना है -13/17 गुणित -2/7, इसमें और इसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं 13/17 था, वो 2/7 के स्थान पर है, और 2/7 जो इसके स्थान पर आ गया। तो फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई इसके अंदर क्या होगा, कौन सा क्रम का पालन हो रहा है। तो इसमें हम देखते हैं आगे आ गया, तो इसके अंदर भी वही नियम होगा जो हमने देखा कि ये गुणन का क्रम विनिमयता का गुणधर्म इसमें होगा, है ना। तो वही गुणधर्म होगा क्योंकि इसमें भी सिर्फ क्रम बदला जा रहा है
और वही का वही हो रहा है कि a इंटू बी था, तो यहाँ पर हमने b इंटू ए कर दिया। चलिए अब तीसरे को देख लेते हैं। तीसरे के अंदर देखिएगा -19/29 है। अब इसमें गुणा हो रहा है 29/-19 का, और बराबर आप काट देंगे इसको इससे, तो कितना आ जा रहा है 1। तो ये क्या है, अभी हमने देखे तो यहाँ पर इसके अंदर क्या होगा, कौन सा गुणधर्म का पालन किया जा रहा है, तो इसमें पालन किया जा रहा है गुणनात्मक प्रतिलोम का। तो ये गुणनात्मक प्रतिलोम का गुणधर्म इसके अंदर है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम, इस सवाल की बात कर रहे हैं, तीसरे वाले की। समझ गए क्यों है, क्योंकि इसमें हम इसी का विपरीत किया गया है, ताकि उत्तर कितना प्राप्त हो जा रहा है 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 6/13 को हमें -7/16 के व्युत्क्रम से, देखिए इससे नहीं, इसके व्युत्क्रम से, तो इसका व्युत्क्रम जो होगा वो कितना हो जाता है, तो इसका व्युत्क्रम हो जाता है 16/-7, है ना। ये हो जाएगा। अब हम माइनस चिन्ह को क्या करते हैं कि नीचे के बजाय ऊपर लगा लेते हैं। तो चलिए इसे लिख लेते हैं -16/7 इस प्रकार से। तो इससे हमें इसको गुणा करना है, किसको, इस संख्या को। तो इसमें हम गुणित -16/7 कर लेते हैं। अब देखिए यदि कोई संख्या कट सकती है तो उसे काट सकते हैं, नहीं कटती तो आप गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर 16 का आप 6 में गुणा करेंगे तो 16 हो जाता है 96, तो ये -96 और 13×7 = 91, तो ये हमारा इसमें उत्तर आ जाता है। तो -96/91। चलिए अगले को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, बताइए कौन से गुणधर्म या गुण की सहायता से आप इसे 1/3 × 6 × 4/3 को 1/3 × 6 ब्रैकेट के अंदर और गुणित 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो यहाँ पर वही है, हमें गुणधर्म को इसमें पहचानना है। तो देखिए तीनों संख्याएं हैं, इसे हम नाम दे देते हैं इसको a, इस संख्या को नाम दे देते हैं b और इसे नाम दे देते हैं c। अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ a है और फिर a के साथ में किस संख्या का गुणा हो रहा है, b का, और इन्हें ब्रैकेट में क्लोज किया। जबकि यहाँ पर b और c जो थे ये ब्रैकेट में थे, है ना, और यहाँ पर इनटू c। तो यहाँ पर ये गुणधर्म जो होता है इसे हम बोलते हैं, जिसमें संख्याएं जैसे किसके साथ गुणा में थी, ब्रैकेट के अंदर थी, और वो दूसरी संख्या के साथ में आ जाती है, तो उसे हम बोलते हैं गुणन का सहचर्य नियम, है ना। तो ये जो नियम होगा ये कौन सा नियम होगा, तो ये होता है गुणन का सहचार्य नियम। तो ये होगा सहचार्य नियम। चलिए समझ गए आप क्या हो रहा है। जो संख्याएं यहाँ ब्रैकेट के अंदर थी उसमें से एक संख्या जो थी b वाली उसे हमने इसके साथ इनटू कर दिया, ब्रैकेट में इसे बंद कर दिया और इसे अकेला कर दिया। तो ये नियम कहलाएगा गुणन का सहचारी नियम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है या नहीं है, और है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमें कारण इसमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम -1/1 सही 1/8 को हल करते हैं। तो देखिए ये सही बटे के रूप में, तो 8 का आप 1 में गुणा कीजिए, 8 × 8 और उसमें फिर आप +1 जोड़ दीजिएगा। तो ये 8 में 1 का गुणा करेंगे तो -8 और उसमें हम 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 9। तो ये संख्या हमारी जो है ये बन जाती है -9/8। अब कैसे बनी समझ गए आप, क्योंकि यहाँ पर अब मिश्र भिन्न को हमने भिन्न में बदल दिया -9/8। अब इसका यदि हम गुणात्मक प्रतिलोम देखते हैं तो यहाँ पर इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो कितना हो जाता है, तो उसमें हम संख्या को सीधा विपरीत कर देते हैं।
और उसी संख्या का गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर -9/8 है, तो इसे हम लिख सकते हैं -8/9। अब क्यों लिखेंगे ऐसा? क्योंकि जब हम गुणा करें तो हमें उत्तर उसमें कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब यहाँ पर 8/9 जो है ये दे रखा है 8/9, तो 8/9 नहीं होगा, -8/9 होगा, है ना। अब ये क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम इसका गुणा करेंगे तो उत्तर 1 नहीं आएगा। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि -8/9 जो है ये बराबर नहीं है 8/9 के, है ना। तो इसलिए हमारा उत्तर होगा ये। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या 3 सही 1/3 का गुणनात्मक प्रतिलोम 0.3 है अथवा नहीं, और है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है? चलिए समझते हैं। देखिए फिर यहाँ पर मिश्र भिन्न है और मिश्र भिन्न को हम भिन्न में बदलते हैं, तो इसे हम हल करेंगे 3 सही 1/3 को, 3 3 9 और 1 10, तो 10/3 ये तो हो गई हमारी भिन्न परिमेय संख्या। अब इसमें इसका हम गुणनात्मक प्रतिलोम देखेंगे, तो इसका गुणनात्मक प्रतिलोम कितना हो सकता है? तो इसका हो सकता है 3/10, क्योंकि आप 10/3 में 3/10 का गुणा करेंगे तो उत्तर कितना मिल जाएगा? 1। अब देखिए आप 3 में जब 10 का भाग लगाते हैं तो उत्तर कितना आता है? तो आप 3 में 10 का भाग लगाते हैं तो आपको मिल जाता है 0.3, इतना ही मिलेगा, क्योंकि 3 में आप 10 का भाग लगा रहे हैं। तो देखिए 10 100 किसी का भाग लगाएं तो उसमें जितने 0 होते हैं नीचे वाली संख्या में, जैसे 1 के साथ में होना चाहिए 0, तो जैसे 1 के साथ में कितना 0 है? 1, तो आप 1 अंक छोड़ करके उसके आगे दशमलव लगा दीजिए, तो 3 को छोड़ा और इसके आगे दशमलव लगाया 0.3। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट भाग लगा सकते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में। चलिए अब 100 का लगाना होता तो कितना होता? तो उस स्थिति में 3 में 100 का लगाते तो 0.03 हो जाता, है ना। तो ये हो जाता। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3 सही 1/3 का गुणनात्मक प्रतिलोम जो होगा वो 0.3 है या नहीं। अब देखिए 3/10 जो है वो इसके बराबर होता है कि नहीं होता है? होता है। तो हम या तो इसे हटाएं तो इसके स्थान पर इसे रख दें, तो निश्चित ये इसका प्रतिलोम हो जाता है ना। चलिए अब इसका प्रतिलोम ये है, तो हम कारण क्या बता सकते हैं कि दोनों बराबर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, ऐसी परिमेय संख्याएं लिखिए जिनका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी कौन सी परिमेय संख्या हो सकती है जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं है? तो वो परिमेय संख्याएं जो होती है वो होती है 0। अब 0 का उल्टा क्या हो सकता है? इसका व्युत्क्रम क्या हो सकता है? कुछ नहीं, तो इसका कोई व्युत्क्रम ही नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो देखिए अपने व्युत्क्रम के जो समान होती है वो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो 1 और इसी के साथ में -1। अब देखिए 1 का व्युत्क्रम क्या होगा? -1, है ना। और बटे में 1 भी लगा होगा तो फर्क कुछ नहीं पड़ना, वैसे का वैसे होगा। और -1 का व्युत्क्रम क्या होता है? 1 प्लस में। तो ये परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। चलिए अगला है यहां पर परिमेय संख्याएं जो अपने ऋणात्मक मान के समान होती हैं। तो परिमेय संख्याएं जो अपने ऋणात्मक के समान है वो होती हैं 0। तो यहां पर उत्तर हो जाता है हमारा 0। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला यहाँ पर है शून्य का व्युत्क्रम। अभी हमने शून्य का व्युत्क्रम देखा कि शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। तो शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है ना। संख्याएं तथा रिक्त स्थान संख्याएं व्युत्क्रम स्वयं के व्युत्क्रम है। तो हम देखते अभी हमने देखा था कि जो 1 होता है, संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम होती है। -5 का व्युत्क्रम कितना होगा? तो -5 का व्युत्क्रम यहाँ पर हो सकता है -1/5।
ये हो जाएगा। चलिए अब 1/x, जहाँ x बराबर नहीं 0 के, इसका व्युत्क्रम कितना होगा, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा x। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो हमेशा एक परिमेय संख्या ही होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे एक परिमेय संख्या। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, तो किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी धनात्मक ही होता है ना। तो ये हो जाएगी हमारे रिक्त स्थान। तो ये था आज का हमारा गणित से संबंधित जो कक्षा 8 के लिए था, और यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 को हमने इसमें आज हल किया। और आपको यदि किसी प्रकार की कुछ समस्या परेशानी इसमें लगी हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, ताकि अगले पार्ट में हम अगले वीडियो के अंदर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।